वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी या संघर्ष का सिद्धांत कहकर संबोधित करते हैं। इसके इंटेलेक्चुअल रूट्स के बारे में भी मैं बतलाऊंगी, लेकिन पहले एक मैं आपको संघर्ष के सिद्धांत का थोड़ा सा परिचय दे दूं। संघर्ष शब्द हमारे आम जीवन में प्रयोग में आने वाला शब्द है। इसका प्रयोग हम अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ देखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष को अनेक स्तरों पर, संबंधों पर, विभिन्न आयामों में अनुभव करता है। संघर्ष व्यक्ति के बीच हो सकता है, संघर्ष व्यक्ति और समूह के मध्य हो सकता है, व्यक्ति और संस्थाओं के बीच में हो सकता है। और संघर्ष कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में और मानव समाज में संघर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। संघर्ष व्यक्ति व समाज के जीवन से जुड़ा हुआ यथार्थ है। चूँकि यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ यथार्थ है, मानव जीवन की हम इसके बिना कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए इसको सैद्धांतिक स्तर पर समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। साधारण तौर पर जब हम संघर्ष शब्द का प्रयोग आम जीवन में करते हैं तो हम केवल संघर्ष को नकारात्मक पक्ष के साथ जोड़कर ही देखते हैं, लेकिन जब हम सैद्धांतिक रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जिसकी चर्चा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने समय काल में की है। समाजशास्त्र में दो परंपराओं का प्राय हम उल्लेख करते रहे हैं। एक को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, यानी संरचना प्रकार्यात्मक उपागम या सिद्धांत कहकर पुकारते हैं, जिसकी अभी अपन ने पिछले दिनों जिनके ऊपर हम बात करते रहे हैं। और इस सिद्धांत का मूल आधार क्या है? ये कंसेंसस पर या संप्रतिपत्ति पर जोड़ देता है। यह मानता है कि मैतक्य का होना समाज के अंदर जरूरी है। ये संघर्ष की परंपरा का विरोध करता है। जब हम मैतक्य के दृष्टिकोण के अनुसार से समाज में व्यवस्था जब हम ये मानते हैं संप्रतिपत्ति दृष्टिकोण के अनुसार समाज व्यवस्था मैतक्य के माध्यम से संभव होती है। और इस दृष्टिकोण के विचारक कौन कौन रहे हैं? प्लेटो हैं, रूसो है, कॉन्ट हैं। ये वो दार्शनिक विचारक हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को समाज के लिए मूल आधार के रूप में देखा। स्टेटस को की बात करते, परिवर्तन को महत्व नहीं देते। समाजशास्त्रियों में यदि हम बात करें तो दुर्खीम है, लुनबर्ग है, पार्सन्स है, मर्टन है। इन्होंने प्रकार्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से स्टेटस को की बात की, कंसेंसस की बात की है और उसी के आधार पर समाज में विकास होने की बात की है। पार्सन्स और उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने समाज में मानदंडों को महत्व दिया और क्रिया व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण समाज व्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से चलाने में उसके योगदान की व्याख्या की। और अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको एजिल मॉडल बतलाया, पैराडाइम पार्सन्स का पैराडाइम बतलाया, उसके अंतर्गत मैंने आपको यही बताया कि पार्सन्स मूलतः सामाजिक मानदंडों को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। समाज के अंदर इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उन्होंने कहा सामाजिक मानदंडों को हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात करके उसके अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। ये लेखक संघर्ष को एक नकारात्मक शक्ति मानते हैं, समाज के लिए अनावश्यक मानते हैं, समाज के लिए बल्कि ये हानिकारक मानते हैं। ये मानते हैं जिस समाज के अंदर संघर्ष होता है वो एक रुग्ण समाज है, बीमार समाज है, वह असामान्य स्थितियों का एक तत्व है। संघर्ष एक अस्थायी अथवा क्षणिक स्थिति हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। ये मानते हैं समाज के अंदर संघर्ष एक लंबे समय तक नहीं चल सकता है। संघर्ष व्यक्ति के बीच में हो, व्यक्ति और समूह के बीच में हो, समाज के बीच में हो, ये अस्थायी होता है। ये समाज का स्थायी गुण नहीं है। इनका ये मानना है यदि समाज के अंदर ये लंबे समय तक चलेगा तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर संघर्ष की परंपरा को स्थायी गुण माना गया है। इस परंपरा के मूल में ऐसे बहुत से विचारक हैं जो संघर्ष को समाज के लिए अनिवार्य मानते हैं और उनमें मूलतः हम देखते हैं तो एरिस्टोटल हैं, हीगल है, मार्क्स है, जीमेल है, वेबलिन है, रॉस है, स्मॉल है, गिरिंग्स है, डेरेंडॉर्फ है। इन सब के कार्यों को यदि हम देखें तो उसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है। और संघर्ष का कारण प्राय साधनों की कमी में ढूंढा गया है। कार्ल मार्क्स के लिए कहा जाता है, कार्ल मार्क्स पहले वे विचारक हैं जिन्होंने मानव इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंटरप्रिटेशन करते हुए भौतिकवादी दृष्टिकोण से मानव इतिहास का उन्होंने विश्लेषण किया है।
और उन्होंने कहा है कि मानव इतिहास किस चीज़ का इतिहास है। उन्होंने कहा हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरदो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इन्होंने कहा कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स केवल द्वंद्व की बात करते हैं और वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं और वह हीगल से प्रेरित होकर, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो हीगल से प्रभावित होते हैं, हीगल के विचारों को किस प्रकार से कार्ल मार्क्स आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत संघर्षरत लोग इच्छित लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, या हानि नहीं भी पहुंचाना चाहें तो वह अधिक से अधिक अपने आप को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अतः संघर्ष किसी भी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को प्राप्त करने का आधिपत्य स्थापित करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स तो ये मानते हैं कि व्यक्ति अधिकारों की, कार्ल मार्क्स वहाँ पर आधिपत्य की बात नहीं करते। कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज में हर समय क्या होता है, समाज में हर समय असमान वितरण होता है और जब समाज में असमान वितरण होता है तो लोग असंतुष्ट होते हैं और जो लोग असंतुष्ट होते हैं फिर वो संघर्ष की ओर अग्रसर होते हैं, जिसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। और वो कहते हैं समाज के अंदर संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब समाज के प्रत्येक सदस्य को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण होगा, तभी समाज समानता का समाज हो सकेगा। और इसी संदर्भ में आप देखें, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि मैंने इंटेलेक्चुअल रूट्स यानी संघर्ष के सिद्धांत का बौद्धिक जड़ें कहाँ पर है। तो इसमें है कॉन्फ्लिक्ट थियरी एंड द क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है, संघर्ष सिद्धांत जो है, एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो वर्तमान समाज है उसकी आलोचना करती है। इसमें कार्ल मार्क्स हैं, मॉडर्न मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी भी है। कार्ल मार्क्स के बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम आधुनिक मार्क्सवादी समाजशास्त्री कह सकते हैं और आधुनिक मार्क्सवादी समाजशास्त्र कह सकते हैं। फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी का, उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट थियरी के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। सी राइट मिल्स ने इसके ऊपर चर्चा की है। सी राइट मिल्स जब फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष की ही बात करते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति स्टेटस को के विरुद्ध बात करते हैं, स्थिति को परिवर्तित करने की बात करता है, तो हम कहते हैं वो संघर्ष के सिद्धांत का ही कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। इसी में और महत्वपूर्ण दूसरा जो आता है कॉन्फ्लिक्ट थियरी एंड एनालिटिकल सोशियोलॉजी। पहला आपने क्रिटिकल सोशियोलॉजी देखा और अब है एनालिटिक सोशियोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट थियरी के दो तरह के दृष्टिकोण हैं, एक में हम समाज की आलोचना कर रहे हैं और एक में हम समाज का विश्लेषण कर रहे हैं। समाज का विश्लेषण करके संघर्ष के सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले विचारकों में है रैल्फ डेरेंडॉर्फ, लुइस गोजर और रैंडल कॉलिंस। तो ये विचारक हमारे लिए अब आने वाले समय में जो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी, इसके अंदर ये विचारक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अपने थर्ड ईयर के अंदर कार्ल मार्क्स को तो पढ़ा ही है, तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगी कि आप मेरे अब आगे के व्याख्यान सुनने से पहले अपने कार्ल मार्क्स वाले नोट्स निकालें, पुस्तक निकालें, उसको पढ़ें और देखें कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, इन सब पर क्या कहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर क्या कहा है, एलिनिएशन पर क्या कहा है। यदि आपके पास में एक बौद्धिक पृष्ठभूमि होगी तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट थियरी को समझना थोड़ा सरल होगा। और वर्तमान समय में ये बात अलग है कि आप किस ओपिनियन के व्यक्ति हैं, आप किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। चूंकि हम विद्यार्थी हैं तो हमारी विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम स्टेटस को के फेवर में बात करेंगे या स्टेटस को के अगेंस्ट में बात करेंगे, लेकिन हमें सैद्धांतिक तौर पर इसको समझना होगा कि संघर्ष का सिद्धांत क्या है और समाज के विकास के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना, अनिवार्य होना क्यों आवश्यक है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड खुद का भी थोड़ा तैयार करना होगा। और इसके लिए मैंने कल आपको विकिपीडिया का एक संदर्भ भी भेजा था, रेफरेंस भी भेजा था। मैं उम्मीद करता था अंग्रेजी में, क्योंकि आप लोग एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत तो अपन को, क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है कि हमारी रेफरेंस पुस्तकें जो हैं हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ही अधिक हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हमें कहीं ना कहीं गहन अध्ययन करने के लिए इन पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर इंटरनेट पर कुछ हमारे पास में ऐसा मटेरियल हमें प्राप्त होता है जो समय समय पर मैं आपको शेयर करती हूँ, आप उसको देखें और अपना इसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को थोड़ा तैयार करें ताकि हम इस कॉन्फ्लिक्ट थियरी को समझ सकेंगे। अब विस्तार से हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी पर कल चर्चा करेंगे, उसके पहले आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसको पढ़िए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।